जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर आधारित लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारतीय इतिहास के इस लेक्चर में हम लोगों ने अब तक 3 लेक्चर किए हैं, जिसमें हम लोगों ने वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों वैदिक काल के बाद की व्यवस्था पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक्चुअल में जब हम वैदिक काल को देखते हैं तो उसमें प्रारंभिक वैदिक काल, जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, जिसका समय जो रहा है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का रहा। इसके बाद जो रहा दोस्तों उत्तर वैदिक काल रहा, और उत्तर वैदिक काल में जब हम देखते हैं तो 1000 बीसी के आसपास हमें लोहे के प्रयोग की कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि साक्ष्य मिलते हैं। और लोहे के प्रयोग शुरू होने के साथ ही पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। न केवल भौगोलिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, हर एक परिप्रेक्ष्य में हमें परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि लोहा एक बोल सकते हैं सॉलिड फॉर्म में धातु के तौर पर देखा गया, जिसके बाद से बहुत सारे काम जो थे वो आसान होते चले गए थे। और जैसे हम उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था का पतन देखते हैं तो उसके खंडरों पर एक नई व्यवस्था विकसित होती है, जिसे हम महाजनपदों के नाम से कहते हैं। दोस्तों, इस समय कहीं ना कहीं लोहे की खोज के बाद से, लोहे के प्रयोग प्रारंभ होने के बाद से जो व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, उसमें एक प्रकार का राजनीतिक स्थायित्व वाली व्यवस्था देखने को मिलती है, साम्राज्य स्थापना की व्यवस्था देखने को मिलती है। और इसी संदर्भ में हम महाजनपदों को देखते हैं। भारतीय इतिहास में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा 10 गणतंत्रों की भी जानकारी मिलती है। ये जो 16 महाजनपद थे, ये भारत के अलग अलग विभिन्न भागों में विस्तृत रहे हैं। जिसमें हम देखें दोस्तों तो दक्षिण में हमें एक इंपॉर्टेंट जनपद देखने को मिलता है, जिसका नाम है अश्मक। अश्मक प्रायद्वीपीय क्षेत्र में दक्षिण भारत में आपको एक जनपद देखने को मिला, जिसको हम बोलते हैं गोदावरी की नदी के तट पर मौजूद दक्षिण का महाजनपद। ठीक है, तो इसके अलावा इस पूरे भारतीय भूभाग में आपको अलग अलग महाजनपदों की स्थिति देखने को मिली। इन सभी महाजनपदों में मगध महाजनपद, मगध का जो महाजनपद था, यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद के तौर पर स्थापित हुआ, और इसने बाकी सभी क्षेत्र पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित किया। और अंत में हम देखें तो मौर्य साम्राज्य के तौर पर भारत का पहला सुदृढ़ साम्राज्य भी यहीं से स्टार्ट होता है। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में हम इन सब चीजों पर एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन डिस्कशन का आधार हमारा दोस्तों प्रश्नों पर होगा। विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से हम विभिन्न चीजों को चर्चा करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में हम देखें दोस्तों महाजनपद दिए गए हैं, और सूची 2 में उनकी राजधानी दी गई है। इन विभिन्न क्वेश्चनों के माध्यम से हम पूरे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों को यहां डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? यहां पर देखिए गांधार दिया हुआ दोस्तों, अफगानिस्तान के क्षेत्र का ये महाजनपद रहा, और इस महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। जब हम सूरसेन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका क्षेत्र आपको मथुरा देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखें वत्स दोस्तों, तो वत्स जो है वो कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहां पर देखने को मिलता है। कौशल जो है ये श्रावस्ती में मिलता है। इसका मतलब अ के साथ आप चौथा जोड़ेंगे, अ के साथ चौथा जोड़ेंगे, ब के साथ आप पहला जोड़ेंगे, ब के साथ पहला देखेंगे, स के साथ दूसरा जोड़ेंगे तो स के साथ दूसरा है, और द के साथ तीसरा है तो द के साथ तीसरा है। सही उत्तर हो जाता है आपका अ। क्लियर? अब यहां पर आप इनके इस क्रम को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में हो सकता है प्रश्न आपको इस फॉर्म में देखने को मिल जाए कि गांधार की राजधानी क्या थी। आपको याद होना चाहिए भाई, जोड़ी मिलाओ में नहीं आया तो पर्टिकुलर इन चारों को अलग अलग प्रश्न के तौर पर भी वो दे सकता है। तो इस प्रकार से आप इसको सूची सहित याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सके। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? दोस्तों, जब हम मगध महाजनपद की बात करते हैं तो यहां पर एक प्राचीन साम्राज्य का जो हम उल्लेख देखते हैं वो था दोस्तों हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है दोस्तों, ये बिंबिसार के द्वारा स्थापित किया गया था। बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक रहा, और यदि हम बिंबिसार के बारे में देखें तो इसने लगभग 52 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक? 52 वर्ष तक बिंबिसार ने मगध में शासन किया था, और इसे आप हर्यक वंश का संस्थापक भी कहते हैं। बिंबिसार ने राजगृह को स्थापित करके उसको अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था, और बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। लगभग यहां पर 544 बीसी के आसपास हम देखें तो हमें हर्यक वंश की स्थापना देखने को मिलती है,
कहां, मगध में। और ये हर्यक वंश का शासक के तौर पर बिंबिसार जो है दोस्तों, वो लगभग हम देखें तो 492 ईसा पूर्व तक शासन करता है, एक लंबे समय तक शासन करता है। ठीक है, अब बिंबिसार जो है दोस्तों, ये एक ऐसा शासक रहा जिसने शांतिप्रिय रूप से अपनी इस व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया बहुत लंबे समय तक। इसने साम्राज्य विस्तार के लिए एक प्रकार से वैवाहिक संबंधों को महत्व दिया था, और बिंबिसार ने जब बोल सकते हैं वैवाहिक संबंधों को महत्व दिया, तो इसने अपने जीवन में 3 महत्वपूर्ण विवाह किए थे। इन 3 महत्वपूर्ण विवाह में एक तो इनकी पत्नी का नाम था क्षेमा, ये मद्र देश की राजकुमारी थी। इसके अलावा एक थी, उनका नाम था महाकौशल या महाकौशला। ये जो महाकौशला थी दोस्तों, ये कौशल नरेश प्रसेनजित जो थे, इनकी बहन थी। और तीसरा जो विवाह किया था दोस्तों, वो किया था इन्होंने चेलना से। चेलना जो थी, ये लिच्छवी जो गणराज्य था वैशाली का, वहां मौजूद थी, तो लिच्छवी राजकुमारी चेलना से भी विवाह किया। इस प्रकार से 3 शादी बिंबिसार के द्वारा दिखाई पड़ती हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को स्थायित्व देने, साम्राज्य को विस्तार करने के लिए स्थापित किए गए थे, ताकि इन सबसे दोस्ती के बाद इनका जो शासन है वो मजबूत हो जाए, दूसरे महाजनपद के जो लोग हैं इन पर आक्रमण करने से पहले सोचें, डरे इनसे। ठीक है, तो इन्होंने इस प्रकार से अपने आप को मजबूत किया। अब यहां पर एक चीज और देखने वाली बात है कि जो प्रसेनजित महाकौशला से इनकी शादी हुई थी, यहां पर इनको काशी दहेज में मिल गया था। ये भी एक याद रखने योग्य फैक्ट है। चेलना जो लिच्छवी राजकुमारी थी दोस्तों, इनसे इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। इस पुत्र का नाम था अजात शत्रु। इस पुत्र का नाम अजात शत्रु था, और इस अजात शत्रु के ही बचपन का नाम कुणिक मिलता है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा गया है, तो अजात शत्रु जो है इसे कुणिक नाम से जाना गया है। और अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का बेटा था, जो चेलना के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। इसी के बचपन का नाम कुणिक था। यह भी ध्यान रखना है कि अजातशत्रु जो है 492 से लगभग 460 तक 32 साल शासन करता है, और इस 32 साल के शासन में इसने शासन का प्रारंभ ही किया था अपने पिता की हत्या करके। यह भी ध्यान रखिए कि हर्यक वंश के जो भी राजा हुए हैं, जैसे बिंबिसार हुआ, उसके बाद अजातशत्रु हुआ, फिर उदयन हुआ, ऐसे जितने भी शासक हुए हैं सबने अपने पिता की हत्या करके ही राजगद्दी प्राप्त की है। इसलिए आप प्राचीन हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि पितृहंता वंश किसे कहा गया है, तो ध्यान रखेंगे कि पितृहंसा वंश के नाम से हर्यक वंश को जाना गया, क्योंकि यहां पर हर एक शासक ने अपने पिता की हत्या करके ही राजगद्दी को प्राप्त किया और लंबे समय तक शासन किया है। तो यहां पर अजातशत्रु को क्या कहा गया है? कुणिक। और यहीं पर मैंने आपको बिंबिसार के बारे में भी बता दिया है कि बिंबिसार किस प्रकार से कब तक कैसे शासन करता रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कुणिक नाम भी याद रखिए। कुणिक मतलब अजातशत्रु को कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? दोस्तों, पाटलिपुत्र जिसे आप आज पटना के नाम से जानते हैं, एक लंबे समय तक बहुत इंपॉर्टेंट शहर के तौर पर स्थापित रहा है। और पाटलिपुत्र जो रहा दोस्तों, जिसके नाम मिलता है कुसुमपुर, और ये उदयन के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? उदयन के द्वारा। उदयन जो है दोस्तों, ये 460 BC के आसपास हम देखते हैं कि ये शासक बनता मगध में। इसने अजातशत्रु की हत्या की, और अजातशत्रु की हत्या करने के बाद 460 तक उदयन शासन करता है, सॉरी शासक बनता, और 460 से लगभग 444 ईसा पूर्व तक, इतने लंबे समय तक हम देखते हैं कि उदयन का शासन रहता है। अब ये जो उदयन यहां शासन करता है, इसने एक शांतिवादी नीति को अपनाया था, ज्यादा उथक पथक से मतलब नहीं रखता था। इसने क्या किया, एक नया नगर बसाया, और ये नया नगर इसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसाया। और इसकी जो हम लोगों को व्यवस्था देखने को मिलती है, जानकारी मिलती है दोस्तों, वो जैन ग्रंथों से मिलती है। जैन ग्रंथों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी गंगा और सोन नदियों के संगम पर। और अगर हम बात करें बिंबिसार के समय से, तो बिंबिसार के समय से हम देखें तो राजधानी के तौर पर आप लोगों को राजगृह, क्या राजगृह दिखाई पड़ता है। इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी और इसे राजधानी बनाया था। लेकिन उदयन ने क्या किया? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करके इसको अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजगृह से राजधानी परिवर्तन करके
पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया था, तो याद रखेंगे वो बनाया था उदयन ने। ठीक है, और जब हम पाटलिपुत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि लंबे समय तक जब हम देखें तो पाटलिपुत्र को लेकर संघर्ष होते रहे थे, पाटलिपुत्र को लेकर संघर्ष होते रहे, वो भी हम लोग बात कहते हैं। और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि पाटलिपुत्र जो रहा ये सभी राजाओं, सभी शासकों का एक पसंदीदा शहर भी रहा था, राजधानी के तौर पर इसे बहुत सारे राजाओं ने बनाया था। इसके पीछे का कारण क्या था कि पाटलिपुत्र की भौगोलिक स्थिति, पाटलिपुत्र की जो भौगोलिक स्थिति वो कहीं ना कहीं एक राजधानी के लिए बहुत बेहतर स्थिति थी। यही कारण था कि हम बात करें 8वीं शताब्दी ईस्वी तक, 8वीं शताब्दी ईस्वी तक, मतलब मैं कह सकता हूं कि लगभग 1000 से ज्यादा सालों तक देखा जाए तो पाटलिपुत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट राजनीतिक केंद्र के तौर पर अपना महत्व रखता है। इसके बाद हम देखें दोस्तों तो कन्नौज का स्थान आ जाता है, क्योंकि कन्नौज को लिए बाद में आपको संघर्ष व्यापक तौर पर देखने को मिलते हैं। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट शासकों के जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुए थे वो संघर्ष हमें देखने को मिले थे। अब यहां देखिए कि कन्नौज जो है उसको लेकर बाद में संघर्ष देखने को मिले, क्योंकि वो एक प्लेन मैदानी इलाके में था, आसानी से वहां पर दुर्ग और बाकी चीजें स्थापित की जा सकती थी। तो जब आपने इतनी सारी वैज्ञानिक आधार पर तरक्की कर ली 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, पाटलिपुत्र की स्थापना की हम 1100-1200 साल बाद तक की स्थिति में देखें तो फिर पाटलिपुत्र का महत्व कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपको मैदानी इलाकों में बेहतर दुर्गीकरण करने वाली जगह चाहिए थी, इसलिए कन्नौज को राजधानी बनाने को लेकर संघर्ष देखने को मिले। लेकिन इसके पहले तक पाटलिपुत्र आपको एक प्राकृतिक तौर पर, याद रखिए भौगोलिक दृष्टि से प्राकृतिक तौर पर एक सुरक्षित दुर्ग के तौर पर दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि ये दोस्तों पर्वतों से घिरे हुए क्षेत्र के तौर पर पाटलिपुत्र जाना गया, जिस पर आक्रमण करना किसी भी शक्ति के लिए आसान नहीं था, और ऐसे में सुरक्षित दुर्ग के तौर पर प्राकृतिक रूप से पाटलिपुत्र की स्थिति थी, इसीलिए शासकों ने इसे महत्व प्रदान किया था और लंबे समय तक ये मगध की राजधानी के तौर पर और यहां साम्राज्य जो रहा उनकी राजधानी के तौर पर स्थापित रहा है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को आप ऐसे देखेंगे कि ये सुरक्षित प्राकृतिक दुर्ग था, है ना, और इसलिए लंबे समय तक इसको राजधानी के तौर पर स्थापित करके रखा गया था और इसको स्थापना करने का काम किया था उदयन ने। अगला प्रश्न देखें, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? दोस्तों हम जब देखते हैं कि महात्मा बुद्ध जो रहे, इनकी जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद हमें 4 बौद्ध संगति देखने को मिलती। कितनी बौद्ध संगति? 4 बौद्ध संगति देखने को मिलती हैं। अगर हम इन 4 बौद्ध संगतियों का क्रम देखें तो याद रखिएगा 483 BC, 383 BC, 252, 51 BC और प्रथम शताब्दी ईसा। तो ये 4 समय में हमको अलग अलग बौद्ध संगति देखने को मिलती है। पहली बौद्ध संगति जब हमको देखने को मिली 483 में, तो यहां पर हमको देखने को मिलता है अजात शत्रु। दूसरी संगति जब देखने को मिली तो हमको यहां पर देखने को मिलता है कालाशोक। तीसरी संगति के समय पर देखने को मिलता है अशोक और चौथी संगति में देखने को मिलता है कनिष्क। ये सभी शासक जो थे ये बौद्ध धर्म के महान शासकों में जाने गए, जिनमें अशोक सबसे महान बौद्ध शासक के तौर पर प्रसिद्ध रहा। इन शासकों ने समय समय पर बौद्ध संगति करवाई। एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है, पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु ने, दूसरी कालाशोक ने, तीसरी अशोक ने, चौथी बोल सकते हैं कनिष्क ने। अब यह याद रखिए अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का शासक था, कालाशोक जो था वो नाग वंश का शासक था और अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था और कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था। अगर हम यहां पर इस संगति के स्थान की बात करें तो अजातशत्रु ने जब कराया था तो राजगृह के स्थान चुना था। अगर हम कालाशोक की बात करें तो इसने वैशाली के स्थान चुना था और अशोक के समय पर पाटलिपुत्र में हुई थी। और अगर हम बात करें कनिष्क के समय तो कुंडग्राम कश्मीर में ये संगति का आयोजन किया गया था। 4 अलग अलग स्थानों पर ये संगतियां हुई थी जिनमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए थे। ठीक है, अच्छा, इस संगतियों में हम दोस्तों जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं समय समय पर बौद्ध धर्म को स्थायित्व और इसके ग्रंथों को संकलन करने आदि की दृष्टि से इनका महत्व दिखाई पड़ता है। यहां पर प्रश्न में देखें तो द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? तो यहां देखिए 383 BC में कालाशोक के समय हुई थी। ठीक है, और इस समय हम देखे थे कौन से वंश का शासक था? नागवंश का शासक था।
बहुत इंपॉर्टेंट शासक के तौर पर आप इसको देखते हैं, और इसको काकवर्ण भी कहा गया, काला था इसलिए इसको काकवर्ण भी कहा गया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि काकवर्ण के नाम से कौन सा शासक फेमस हुआ, तो आप लोग उत्तर दे देंगे कि काकवर्ण जो था वो कालाशोक को कहा जाता था। और कालाशोक दोस्तों ऐसा शासक था जिसने वैशाली को जीता, उसे मगध का हिस्सा बनाने का प्रयास किया था, उससे राजधानी के तौर पर भी कुछ दिन तक बनाया, लेकिन बाद में पुनः पाटलिपुत्र राजधानी स्थापित हो गई थी मगध की। अगला प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, है ना। सिकंदर जो एक अल्प समय में विश्व के बहुत बड़े हिस्से को जीत लेता है और विश्व विजेता के नाम से फेमस होता है, जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब सिकंदर जो रहा उसकी मृत्यु बेबीलोन में होती है। इस बेबीलोन को आज आप बगदाद के नाम से जानते हैं। तो इस क्षेत्र में इसकी मृत्यु होती है। कब होती है दोस्तों? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अब सिकंदर की मृत्यु अगर 323 में हुई है तो याद रखिएगा कि लगभग 356 बीसी के आसपास मेसिडोनिया, जिसको आप मकदूनिया के नाम से जानते हैं, यहां पर फिलिप इसके पिता थे, उनके यहां पर सिकंदर का जन्म हुआ था। और सिकंदर के जन्म के बाद हम देखें तो 20 साल की उम्र में, जब ये 20 साल का था तो 20 साल की उम्र में ही सिकंदर को राजा बना दिया गया था, मतलब 336 ईसा पूर्व के आसपास। और इसके बाद से इसने विश्व विजेता बनने का ठाना और अलग अलग अभियान करके अलग अलग क्षेत्रों को जीतता चला गया। भारत की तरफ हम देखें तो 326 ईसा पूर्व में ये भारत की तरफ आता है, और भारत में जब ये आया तो बैक्टीरिया नामक क्षेत्र को पार करके आया, और इसने जो अफगानिस्तान का तक्षशिला का क्षेत्र, यहां का राजा आम्भी हुआ करता था, इस क्षेत्र को इसने जीता। आम्भी जो था उसने क्या किया, सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जैसे हम भारत के पहले देशद्रोही शासक के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि इसने तत्कालिक भारतीय शासकों के बारे में सिकंदर को इंपॉर्टेंट जानकारियां दी थी। और बाद में सिकंदर ने पोरस से लड़ाई की थी 326 बीसी के आसपास, जिसको आप हाइडिस्पीच के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसको लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, जिन पर हम आज चर्चा करेंगे आगे आने वाले प्रश्नों में। लेकिन बहरहाल यहां याद रखिएगा कि सिकंदर जो है वो 323 बीसी में बगदाद बेबीलोन में मरता है, और इसका जन्म जो है 356 बीसी में मकदूनिया के शासक फिलिप के यहां हुआ था। 20 साल की उम्र में 336 ईसा पूर्व में राजा बना था। 326 में सिकंदर ने पोरस के साथ, भारत में जो पोरस शासक थे इनके साथ हाइडिस्पीच का युद्ध लड़ा था। और फिर कहीं ना कहीं बात करें तो 19 माह के आसपास सिकंदर भारत में रुकता है, और इसकी सेना कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से मना कर देती है। जब आगे बढ़ने से मना करती है, इसका अभियान खत्म हो जाता है, और बाद में ये भारत से बाहर जाता है। जब भारत से बाहर जाता है तो मालव और अस्मक जाति की स्त्रियों के द्वारा इससे युद्ध किया जाता है, लोग इससे लड़ते हैं, सेना को बहुत नुकसान होता है। अंत में 323 ईसा पूर्व में कहां, बगदाद में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। एक प्रकार से हम देखें तो भारत में ईरानियों का पहला आक्रमण हुआ था, और उसके बाद हमारे देश पर यूनानियों का आक्रमण हुआ, और यूनानियों के आक्रमण के बाद भारत से इस व्यवस्था को खत्म करने का काम, ईरानियों की व्यवस्था को खत्म करने का काम किसने किया था? सिकंदर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है आपका, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर अपना पड़ाव डाला हुआ था? याद रखिएगा, झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने अपना अपना पड़ाव डाला था। ध्यान रखिए, 326 बीसी के आसपास सिकंदर जब इस क्षेत्र में प्रवेश करता है, इसके पहले बैक्टीरिया से होते हुए आया, और उसने आकर तक्षशिला के राजा आम्भी को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। जब आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया तो हम आम्भी को भारत के पहले देशद्रोही शासक के तौर पर जानते। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ उसने आत्मसमर्पण किया सिकंदर से डर के, बल्कि भारतीय राजाओं के खिलाफ सिकंदर को सूचना भी दी थी, जिसकी वजह से सिकंदर अपनी प्लानिंग करने में कामयाबी रहा। इसलिए हम उसे भारत का पहला देशद्रोही शासक भी कहते हैं। अब तक्षशिला से सिकंदर आगे जाता है और कहां, पोरस से लड़ाई करने के लिए झेलम के तट पर पहुंचता है। लंबे समय तक यहां पर डेरा डाल के लगा सिकंदर ने, क्योंकि वर्षा ऋतु थी, आसान नहीं था इस क्षेत्र को पार करना। लेकिन अंततः झेलम के इस क्षेत्र में हाइडिस्पीच का युद्ध होता है, और इस युद्ध को लेकर दो बातें सामने निकल कर आती है। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इस युद्ध में पोरस की जीत हुई थी, क्योंकि पोरस के पास रथों की, हाथी की, घोड़ों की एक बहुत बड़ी सेना थी,
और इसके तुलना में सिकंदर के सैनिक बहुत कम थे और कहीं ना कहीं लंबे समय से आए सिकंदर के सैनिक थके हुए थे, जिसके कारण सिकंदर की सेना उतना दम नहीं भर सकती थी। तो कहीं ना कहीं सिकंदर की यहां पर हार हुई और हार के बाद पोरस जीत जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि सिकंदर की इस युद्ध में जीत हुई थी और सिकंदर पोरस की इस बहादुरी से खुश हुआ था और उसने अपना पूरा क्षेत्र उसे वापस कर दिया था। मतलब ये कि सिकंदर का अगर हमें यहाँ कोई एक बेहतर साम्राज्य व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती यूनानियों की, तो इसलिए नहीं दिखाई पड़ती कि पोरस को हराया तो था परंतु उसका क्षेत्र उसको वापस कर दिया था, ऐसा उन इतिहासकारों का मानना है। लेकिन अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो यहां पर पोरस की हार दिखाई पड़ती है और सिकंदर की जीत दिखाई पड़ती है, क्योंकि पहले के जो प्रश्न है उसमें उसी प्रकार का उत्तर एग्जाम में मान्य किया गया था। तो यहां पर हाइडिस्पेस के युद्ध की हम लोगों ने बात की और सिकंदर यहां पर जीतने के बाद आगे बढ़ता है। उसकी सेना जो होती है आगे जाके व्यास नदी के पुल को पार करने से मना कर देती है। सिकंदर मगध नहीं जा पाता, ऐसा कहानी के अनुसार प्रचलित है और सिकंदर की सेना को भारत से वापस होना पड़ता। ठीक है, तो 325 बीसी के आसपास सिकंदर अपना विजय अभियान रोककर भारत से वापस जाता और 323 बीसी में बेबीलोन बगदाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? दोस्तों याद रखेंगे, उत्तर है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, NBPW। ये जो काले रंग के पॉलिश किए हुए मृदभांड मिट्टी के बर्तन थे, इनको साक्ष्य हम देखें तो लगभग 600 बीसी के आसपास के हमें देखने को मिलते हैं और इसको लेकर जो खोजे गए स्थान है दोस्तों, उनकी संख्या 1500 से ज्यादा है और यहां पर पहला उत्खनन 1930 के आसपास किया गया था। इतने सारे जगहों से 600 ईसा पूर्व के आसपास की स्थिति में हम देखें तो आपको दूसरी नगरीकरण की व्यवस्था प्रारंभ होते दिखाई पड़ती, जिसके प्रतीक के तौर पर आप उत्तरी काले पॉलिशकृत मिट्टी के बर्तनों को देखते हैं और यहां पर आपको लौह संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये वो समय देखा गया जब लोहे का प्रयोग व्यवस्थित तौर पर दिखाई पड़ता है। तो ये लौह संस्कृति के साक्ष्य भी हमें दिखाई पड़ते हैं 600 ईसा पूर्व के आसपास के। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? दोस्तों याद रखेंगे, पाली बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट ग्रंथ रहे हैं और इनमें उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था उसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी मिलती है, जिसमें कहा गया है कि प्रशासन को अलग अलग इकाइयों में बांटा गया था, ग्राम, विज, जन, राष्ट्र करके, जिसमें ग्राम एक छोटी इकाई होती थी जिसका प्रमुख ग्राम भोजक या भोजक के तौर पर जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों जब उज्जैन की बात करते हैं उसका प्राचीन नाम था अवंती। अवंती का इस समय राज्यपाल आपको देखने को मिलता है कौन? तो अशोक। अशोक जब मौर्य साम्राज्य में शासक नहीं बना था, अशोक का जन्म कब होता है? लगभग 304 बीसी के आसपास। अशोक के पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो बिंदुसार। बिंदुसार जो था वो अशोक के पिता का नाम था और अशोक जो है लगभग 272 बीसी के आसपास अपनी सत्ता को कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि मजबूत करने की तरफ बढ़ता है, उत्तराधिकारी बनने की तरफ बढ़ता है और 269 बीसी में ही अशोक का राज्याभिषेक हो जाता है। तो अशोक भारत में महान बौद्ध धर्म के संरक्षक के तौर पर जाने गए राजा रहे हैं और इनको शासक बनने से पहले आप अवंती उज्जैनी के राज्यपाल के तौर पर भी जानते हैं। तो अवंती के राज्यपाल के तौर पर कौन थे? अशोक थे। बाद में हम जाएं तो लगभग 59 बीसी के आसपास जब देखते हैं तो आपको विक्रम संवत दिखाई पड़ता है, जो कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों जब हम बात करते हैं नंद वंश के संस्थापक की तो महापद्म नंद को आप नंद वंश के संस्थापक के तौर पर जानते हैं। नंद वंश की पहले हम बात करें दोस्तों तो जो मगध है, मगध में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन होता है? बिंबिसार। बिंबिसार जो था इसने मगध में प्रथम साम्राज्य स्थापित किया 544 बीसी से लेकर लगभग हम बात करें 412 बीसी तक मगध में बिंबिसार के वंशजों का शासन रहता है और इसका जो साम्राज्य था उसको आप हर्यक वंश की संज्ञा देते हैं। हर्यक वंश को आप पितृहंता वंश भी कहते हैं। अब बिंबिसार साम्राज्य की स्थापना करके कितने साल तक शासन करता है? 52 साल तक। उसके बाद अजातशत्रु शासन करता है, फिर उदयन शासक करता है, फिर नागदशक शासक करता है और इसके बाद हम देखें तो नागवंश की स्थापना होती है और नागवंश की स्थापना आपको देखने को मिलती है 412 बीसी से लगभग 345-44 बीसी तक इनका शासन देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी, जिसमें शिशुनाग हो या कालाशोक हो या नंदीवर्धन हो, ये इंपॉर्टेंट शासक के तौर पर आपको दिखाई पड़ते हैं और यहीं पर इस वंश के अंतिम शासक की हत्या करके जो महापद्मनंद होता है
है वो नंद वंश की स्थापना करता है। चूंकि इसके नाम के आखिरी में लिखा है नंद, इसलिए इस वंश को नंद वंश कहा गया। और नंद वंश की स्थापना लगभग 345-344 बीसी के आसपास से की गई और ये शासन लगभग 322 बीसी तक चलता है। ये 322 का जो समय है दोस्तों, यहां पर शासक करता है कौन? घनानंद। घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसे आप भारत का पहले सुदृढ़ साम्राज्य के तौर पर देखते हैं। घनानंद जो था दोस्तों, इसके समय पर ही आपको सिकंदर का आक्रमण देखने को मिलता है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत पर सिकंदर का आक्रमण किसके समय हुआ था, तो घनानंद के समय हुआ था, यह ध्यान रखना है, ठीक है। और नंद वंश के 10 शासक हुए। उन 10 शासकों ने लगभग 22-23 साल के आसपास शासन किया था, बहुत अल्प समय के लिए शासन किया था। यदि हम महापद्मनंद के नाम की बात करें दोस्तों, तो एक प्रतापी शासक के तौर पर महापद्मनंद था, जिसने नागवंश के अंतिम शासक को मारकर मगध में नंद वंश की नींव रखी थी। और महापद्मनंद ने सर्वशत्रांतक जैसी, क्षत्रियों को खत्म करने जैसी उपाधि को धारण करके अपने आप को कहीं ना कहीं बड़ा घोषित करने का प्रयास भी किया था। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर महापद्मनंद आता है उत्तर में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ग्रीक यूनानी लेखों के द्वारा किसे अग्रमिज या जेंडरमिज कहा गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, धनानंद जो रहा ये नंद वंश का अंतिम शासक था और इसी के लिए जेंडरमिज शब्द का प्रयोग किया गया है यूनानी या ग्रीक लेखकों के द्वारा। यह धनानंदी वो शासक था जो लगभग 322 बीसी में मगध का राजा था और इसे चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और मगध में मौर्य वंश की नींव रखी गई थी। अब यहां एक और चीज ध्यान रखिएगा कि धनानंद का शासन एक बेहतर शासन के तौर पर नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि एक क्रूर शासक था जो प्रजा से बहुत ज्यादा कर वसूल करता था और उन पर कई प्रकार के अत्याचार भी करता था और कहीं ना कहीं नशे में डूबा रहना और इस प्रकार की चीजों में व्यस्त रहता था। यहीं पर एक कहानी और आपको देखने को मिलती है कि आचार्य चाणक्य, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य के तौर पर थे, और जब इनको पता चला कि 326 बीसी के आसपास सिकंदर जो भारत पर आक्रमण करने वाला है, तो इसकी सूचना जो है वो यहाँ के राजा धनानंद को देने के लिए मगध आते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि धनानंद जो है वो अपने ऐशो आराम में कहीं ना कहीं मस्त है और कहीं ना कहीं प्रशासन में बहुत अराजकता फैली हुई, पूरी व्यवस्थाएं खतरनाक है, जो अधिकारी हैं, जो सैनिक है, वो भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं, लोगों को परेशान कर, इस प्रकार की व्यवस्था देखता है वो। लेकिन इसके बावजूद आचार्य चाणक्य जो रहे, उन्होंने धनानंद के दरबार में जाकर उसे समझाने के प्रयास किया कि भाई देखिए, सिकंदर जैसा एक शासक है, विदेशी आक्रांता, जो भारत पर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहा है, और अगर इसने भी भारत पर आक्रमण करके भारत को जीत लिया तो भारत सुदृढ़ साम्राज्य के तौर पर स्थापित होने के पहले ही कहीं ना कहीं किसी विदेशी शक्ति का गुलाम हो जाएगा। तो उससे बचाना है तो हमें उसके प्रति सचेत रहना होगा। ये किसका? आचार्य चाणक्य का विचार था। लेकिन धनानंद ने आचार्य चाणक्य के इस विचार की अवहेलना की और उनका तिरस्कार करके, उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया था। तब जाकर चाणक्य जो थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को साथ लेकर उसे राजा बनाने का प्रणय किया और उसके बाद 322 ईसा पूर्व में धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी और भारत का पहला सुदृढ़ वंश भी स्थापित हुआ था। ठीक है, तो यहां धनानंद के समय पर सिकंदर आक्रमण करने आ तो गया था, लेकिन चूंकि सिकंदर की सेना ने कई कारणों से, विभिन्न कारण रहे, किसी ने कहा कि सेना बीमार थी, किसी ने कहा कि सेना घायल थी, किसी ने कहा कि सेना का खाने पीने का सामान खत्म हो गया था, किसी ने कहा कि सेना बहुत दूर से अपने घर से बाहर थी तो फैमिली की याद आ रही थी, किसी ने कहा कि भाई सेना थक चुकी थी, कई सारे कारण थे। किसी ने कहा कि धनानंद की सेना से डर गई थी सेना, क्योंकि धनानंद की सेना बहुत बड़ी सेना थी। तो इन सभी कारणों को अगर मेल कर दे तो सिकंदर की सेना भारत से चली गई थी और उनका धनानंद के साम्राज्य पर आक्रमण ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो अपना विजय अभियान रोककर वापस जाने पर मजबूर हो गया और वो गया भी, इसलिए धनानंद का साम्राज्य उस समय बचा और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना काम किया था। ठीक है, तो इस समय याद रखिएगा धनानंद किस प्रकार का शासक था। अगले प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? दोस्तों याद रखेंगे, प्राचीन भारत पर हम देखें तो पहला आक्रमण किया गया था ईरानियों के द्वारा। ईरान में एक शासन स्थापित हुआ था जिसका नाम था हखमनी वंश, और हखमनी वंश जो था दोस्तों, इसी में शासक था साइरस। इसने भारत पर पहला आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन वो साइरस का आक्रमण विफल रहा था और सफल आक्रमण करने का श्रेय जाता है दीरियस या
दायर बहु प्रथम जो रहा, इसको हम दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं, इसने भारत पर पहला सफल ईरानी आक्रमण किया था और इसने भारत को अपना 20वां क्षत्रप बनाया था। क्षत्रप का मतलब होता है दोस्तों प्रांत। तो भारत में क्षत्रप प्रणाली का प्रारंभ करने वाले ईरानी ये शासक थे, हकमनी वंश के शासक थे, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसी शक्ति ने अगर किया था तो किसने किया था? वो ईरानियों ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? दोस्तों याद रखेंगे, दूसरा विदेशी आक्रमण करने वाली शक्ति और पहली यूरोपीय शक्ति के तौर पर आप देखते हैं यूनानियों को। यदि हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं तो हम पुर्तगालियों को देखते हैं, है ना। पुर्तगालियों के बाद हम अंग्रेजों को देखते हैं, डचों को देखते हैं, फ्रांस को, अलग अलग कंपनी देखते हैं। लेकिन इसके पहले ही प्राचीन काल में ही हमारे देश पर यूनानियों का आगमन हो चुका था। और यहां पर आप किसको देखते हैं? सिकंदर को देखते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर सिकंदर जो है वो उसके नेतृत्व में यूनानी आक्रमण देखने को मिलता है और ये 326 बीसी में आपको हाइडेस्पिच के युद्ध के तौर पर भी दिखाई पड़ता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया था? डेरियस या दायर बहु या दारा प्रथम ने। ठीक है, बता चुका हूं मैं आप लोगों को। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पेस या वितिस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा कि सिकंदर और पोरस के मध्य ये आपको देखने को मिलता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, या याद रखिए एक तरफ शासक दिए और एक तरफ इनके द्वारा स्थापित किए गए वंश दिए हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें बिंबिसार, तो बिंबिसार ने दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना की थी और ये हर्यक वंश की स्थापना आपको कब से देखने को मिलती है? तो 544 ईसा पूर्व से लगभग 412 बीसी तक, ईसा पूर्व तक ये शासन देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले आता है कौन? बिंबिसार। बिंबिसार कितने साल तक शासन करता है? लगभग 52 वर्ष तक। कब से कब तक? 544 से लेकर 492 तक। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु सेकंड शासक होता है और 492 बीसी में अपने पिता किसको? बिंबिसार को मारकर यह शासक बनता है और अजातशत्रु शासन करता है 492 से 460 तक। इसके बाद आता उदायीन। उदायीन अपने पिता अजातशत्रु को मारता है और 460 से 444 बीसी तक शासन करता है। इसके बाद नाग दशक का शासन होता है। तो ऐसे करके अलग अलग शासक आते हैं हर्यक वंश के। ठीक है, और जब हम हर्यक वंश के बाद देखते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कौन सा वंश? नागवंश। नागवंश की स्थापना कौन करता है? वो करता है शिशुनाग। कब करता है? 412 बीसी में करता है। और शिशुनाग जब 412 बीसी में जिस वंश की स्थापना करता है उसको नागवंश कहते हैं। और नागवंश का अंतिम शासक बनता है कालाशोक। कौन बनता है? कालाशोक। ये जो कालाशोक था दोस्तों, ये शिशुनाग वंश का शासक था। ठीक है, अगला देखते हैं महापद्मनंद। तो शिशुनाग वंश जो है दोस्तों वो चलता है लगभग 344 बीसी के आसपास तक। तो यहां पर आकर हम देखते हैं कि महापद्मनंद जो होता है वो 344 बीसी में आकर महापद्मनंद जो है वो कौन से वंश की स्थापना करता है? नंद वंश की स्थापना करता है, जो 344 से लेकर लगभग 322 बीसी तक चलता है। ये ध्यान रखिएगा, 344-45 को याद रखेंगे। अब यहां पर आपको ये शासन देखने को मिला। तो महापद्मनंद कौन से वंश का था? नंद वंश का था। और बिंदुसार जो है कौन से वंश का था? मौर्य वंश का था। तो याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना करता है मगध में। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों वो 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 बीसी में होती है। तो उसके बाद बिंदुसार जो है उसका पुत्र शासक बनता है। और बिंदुसार की मृत्यु लगभग हम बात करें 272 बीसी के आसपास हो जाती है। उसके बाद अशोक जो होता है वो शासक बनता है। और अशोक की मृत्यु जो है वो 232 ईसा पूर्व के आसपास हो जाती है। तो उसके बाद अन्य व्यक्ति शासक बनते हैं। और अगले 50 सालों में लगभग कई सारे लोग मौर्य वंश की सत्ता को संभालते हैं, लेकिन सब कमजोर थे। जिसके बाद हम देखते हैं तो 185 बीसी के आसपास तक मौर्य वंश का भी अंत हो जाता है। ध्यान रखेंगे। तो ये अलग अलग शासन व्यवस्था में दिखाई पड़ती है। इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो ध्यान रखिएगा। एक बार हम इस प्रश्न के सही कूट को जोड़ लेते हैं।
मैंने आपको डिटेल से बता दिया, इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां अगर हम जो भी हम लोगों ने उत्तर देखे तो उसके हिसाब से कूटों को अगर अध्ययन करें तो ये किए बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मनंद और बिंदुसार। ठीक है, अब यहां देखिए एक का ए तो याद रखिएगा, अ का 1, बी का 2, बी का 2, सी का 4, सी का 4 और डी का 3, डी का 3, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ब। ठीक है, इस प्रकार से आप शासन को भी याद रखिए, किस प्रकार से कूट वाले प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है वो भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में महाजनपद दिए हैं और सूची 2 में आज इनके आधुनिक क्षेत्र बताए गए हैं। तो मगध कहां है दोस्तों? पटना, गया जिला, बिहार क्षेत्र होता था। वत्स किसको बोलते थे दोस्तों? तो याद रखेंगे वत्स बोलते थे इलाहाबाद के क्षेत्र को। कौशल किसको बोलते थे? अवध के क्षेत्र को। अवंती, उज्जैनी, मालवा में। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीवरज या राजगृह की स्थापना बिंबिसार ने की थी और इसे उसने लगभग 544 ईसा पूर्व के आसपास अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित करके शासन भी प्रारंभ किया था। ठीक, अगला प्रश्न है किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो दोस्तों उदयन जो है, उदयन लगभग 460 ईसा पूर्व के आसपास हर्यक वंश का शासक बनता है और जैन ग्रंथों से पता चलता है कि इसने सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी के तौर पर भी स्थापित किया था। किसने? उदयन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। दोस्तों याद रखिए कि हम हमारे इतिहास के इस टॉपिक में 16 महाजनपद टाइटल करके अध्ययन कर रहे हैं। अब ये 16 महाजनपद थे कि नहीं थे, इस बात का क्या प्रमाण है? तो याद रखेंगे 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ एक जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें सबसे पहले 16 महाजनपदों की सूची दिखाई पड़ती है, उनकी राजधानी कौन कौन सी थी वो भी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा हम दोस्तों याद रखें तो ध्यान रखिएगा महावस्तु और एक और ग्रंथ है भगवती सूत्र। महावस्तु और भगवती सूत्र भी ऐसे ग्रंथ रहे हैं जिनसे आपको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ जो था, इससे हम लोगों को 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और इन सभी 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद कौन सा? अश्मक, ये दक्षिण में गोदावरी के किनारे था। बाकी शेष महाजनपद हमें उत्तर में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? दोस्तों देखिए सिकंदर 356 से लेकर 323 बीसी तक रहता है, बराबर। ये सिकंदर का समय है जिसमें सिकंदर 336 ईसा पूर्व में कहूं इस समय क्या रहता है? राजा रहता है। अब महापद्मनंद के बारे में भी हम देख चुके हैं कि महापद्मनंद ने लगभग 345-344 बीसी के आसपास नंद वंश की स्थापना की थी। तो देखिए यहां पर 345-344 में स्थापना की थी। अब नेक्स्ट में जाए घनानंद जो रहा वो 322 ईसा पूर्व में हम जाएं तो यहां पर शासक ही था। अगर हम बात करें सुकल्प की तो सुकल्प जो है दोस्तों ये पहले था और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो बाद में आता है। तो क्वेश्चन क्या है कि सिकंदर का समकालीन था तो वो कौन था दोस्तों? तो याद रखेंगे घनानंद जो था वो भारत में शासक था जिसके समय सिकंदर का भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? दोस्तों तो याद रखेंगे प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मतलब 545-544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना करके प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर भारत आक्रमण करने आया और वो सफल भी रहा कुछ हद तक। तो जब वो सफल रहा तो उसके कुछ कारण भी थे। क्या? कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। धनानंद जैसा राजा था जो कहीं ना कहीं अपने काम में ही लगा रहता, अपने भोग विलास में लगा रहता था। ठीक है, उसका काम यह था कि जबरदस्ती प्रजा से कर वसूल करना और उसको परेशान करना है। ठीक है, नंबर 2 उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। बिल्कुल, सिकंदर की सेना यूरोपीय पद्धति पर आधारित प्राचीन सेना थी और श्रेष्ठ प्रकार की सेना थी।
अगला था वह एक अच्छा प्रशासक था। सिकंदर के अंदर अच्छे प्रशासक के गुण थे। अरस्तु गुरु थे सिकंदर के, जिन्होंने कहीं ना कहीं उनको बेहतर तरीके से शिक्षित किया था। इस संदर्भ में उससे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था। मैंने पहले ही कहा है कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो 327 बीसी के आसपास वो तक्षशिला के राजा आम्बी के पास पहुंचा था। तक्षशिला के राजा आम्बी ने सिकंदर की बहादुरी चीजों को देखते हुए पहले ही हथियार डाल दिए थे, और न केवल हथियार डाल के आत्मसमर्पण कर दिया, बल्कि भारतीय शासकों के खिलाफ सिकंदर की मदद करने वाला शासक भी राजा आम्बी था, जो भारत का पहला देशद्रोही शासक के तौर पर जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चारों के चारों तथ्य सही है। 1 2 3 4 चारों सत्य कथन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिए हैं आपको राजा, एक तरफ दिए हैं आपको राज्य क्षेत्र जहां पर उनका शासन था। ठीक है, अब देखो चंद्रप्रद्योत जो था वो चंद्रप्रद्योत अवंती का राजा था। ठीक है, चंद्रप्रद्योत प्रारंभ में अवंती का राजा था, याद रखेंगे। और इसकी सूचना कहां से मिलती है कि बिंबिसार जब राजा था तो इसने चंद्रप्रद्योत के राजा अवंती के यहां पर अपने राजवैद्य, जिसका नाम क्या था, जीवक किसका राजवैद्य था पूछा जाएगा तो बिंबिसार का था। इसके इलाज के लिए, चिकित्सा व्यवस्था के लिए बिंबिसार ने जीवक को चंद्रप्रद्योत के लिए अवंती में भेजा था। और चंद्रप्रद्योत को हुआ क्या था, तो पांडु रोग से पीड़ित थे चंद्रप्रद्योत। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, चंद्रप्रद्योत किससे ये थे, पांडु रोग से पीड़ित थे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है उदयन। तो दोस्तों याद रखिए, उदयन जो है, उदयन की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है कहां, तो उदयन वत्स के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। प्रसेनजित दोस्तों महाकौशल क्षेत्र का राजा था। इसकी बेटी थी, इसकी बहन थी, इसका नाम था महाकौशला। उससे शादी हुई थी बिंबिसार की, उसकी विवाह नीति के तहत। तो ये कौशल नरेश था, ये भी ध्यान रखेंगे। और अजातशत्रु कहां रहता था, अजातशत्रु मगध में रहता था। तो इस प्रकार से आपको ये सब चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो ए का 3 देख लेते कहां पर पड़ रहा है, ए का 3 पढ़ रहा है। ठीक है, बी का 2 पढ़ रहा है तो बी का 2 पढ़ रहा है। यहां पर कहीं देखें तो बी का 2 कहीं नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, और सी का जाएंगे तो चौथा है, तो सी का चौथा है। और अजातशत्रु का डी का पहला है, तो डी का पहला है। तो आपका उत्तर ब सही हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप चीजों को कोड करके आराम से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। जब भी आपको इस प्रकार के सूची मिलाने के प्रश्न आ जाते हैं तो ध्यान रखेंगे कि जो सूची मिलाने के जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को आप एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से तय कर सकते हैं, ऑप्शन को इससे मिलाने के बाद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उल्लेखनीय साक्ष्यों से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। दोस्तों याद रखेंगे, कलिंग को लेकर जो सबूत मिले हैं उनसे हम लोगों को पता चलता है कि कलिंग में एक नहर खोदने का आदेश महापद्म नंद के द्वारा दिया गया था। महापद्म नंद ने मगध में नंद वंश की स्थापना की, और जिस नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी, उस वंश के समय पर महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग पर आक्रमण करके वहां से, ध्यान रखिएगा, लगभग 344 बीसी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मगध से कलिंग पर आक्रमण किया महापद्म नंद ने, और वहां से ये जिनसेन की मूर्ति लेकर आ गया था। ठीक है, और इस समय महापद्म नंद ने आदेश भी दिया था कि यहां पर एक नहर खोदी जाए। इस सब की जानकारी हमको कहां से मिलती है दोस्तों, याद रखेंगे, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग से आपको मिलता है, और ये कलिंग राजा खारवेल जो थे, इनके समय की आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम में अगर पूछ ले कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे रहा है, तो आप बताएंगे हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा से रहा है। अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था, तो डेरियस दारा प्रथम या दीरियस प्रथम के नाम से आप उसको जानते हैं। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था दोस्तों, तो याद रखेंगे वैशाली के साथ। ध्यान रखिए कि एक तरफ बिंबिसार रहा जिसने संबंधों को बहुत महत्व दिया और उसके आधार पर अपने साम्राज्य को मजबूत करने का प्रयास किया, और वैवाहिक संबंधों को लेकर पहले अपने साम्राज्य को विस्तार करने वाला भारत का कोई शासक रहा तो वो बिंबिसार रहा। ठीक है, लेकिन यहां पर बिंबिसार 545-44 बीसी से लेकर 492 तक शासक बनता, और यहां से 492 से 460 तक अजातशत्रु का शासन रहता है। अब अजातशत्रु जो था दोस्तों, ये थोड़ा सा क्रूर प्रकार का था, संबंधों को महत्व नहीं देता था। अजातशत्रु की माता कौन थी, तो चेलना थी। चेलना कौन थी दोस्तों, तो लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी।
और ये लिच्छवी कुल की राजकुमारी चेलना जो थी दोस्तों, इनका लिच्छवी कुल कहां का था? तो लिच्छवी कुल वैशाली का था। और वैशाली सबसे शक्तिशाली गणतंत्र के तौर पर उस समय प्रचलित था। तो यहां पर देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो अजातशत्रु का ननिहाल, नाना का घर कौन सा रहा? वैशाली। इसने इन संबंधों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और इसने वैशाली को अपने साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से उस पर आक्रमण कर दिया था। तो अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया और यहां पर इसका युद्ध देखने को मिलता है वैशाली या वज्जी गणराज्य के साथ। ठीक है, यहां पर जब युद्ध किया था तो अजातशत्रु ने दो प्रकार के नए हथियारों का प्रयोग किया। इसमें से एक का नाम था रथ मूसल और दूसरे का नाम था महाशिला कंटक। जब आपने बाहुबली देखी होगी उसमें आपने बल्लाल देव के रथ को देखा होगा, तो कुछ इस प्रकार का रथ मूसल होता था और महाशिला कंटक जो बाहुबली का पत्थर फेंकने वाला हथियार देखने को मिलता है, उस प्रकार का कुछ महाशिला कंटक होता था। इस प्रकार के हथियार आपको देखने को मिलते थे अजातशत्रु के द्वारा प्रयोग, जो कि वैशाली के खिलाफ किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? याद रखेंगे, अजातशत्रु ने किया था। मैंने बता दिया किस प्रकार के हथियार थे। ठीक है, अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? दोस्तों नंद वंश में 10 सम्राट हुए। पहला महापद्मनंद था, दूसरा अंत देखें तो धनानंद था। ठीक है, धनानंद अंतिम शासक था जिसको 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? दोस्तों तो याद रखेंगे कि 600 ईसा पूर्व से हमें भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन देखने को मिलता है। जब हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था खत्म हो जाती है, उसके बाद हमें महाजनपद काल की व्यवस्था प्रारंभ होते दिखाई पड़ती है। भारत में ईरानी और यूनानी जैसे लोग आना शुरू हुए और कहीं ना कहीं इनके संपर्क के बाद भारत में सिक्कों मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन दिखाई पड़ता है। और पुरानी मुद्रा को आप पुराण, कर्षापण या पन्ना कहते थे। तो प्रारंभ में जो 600 ईसा पूर्व के आसपास मुद्राएं चलती थी उसको आप अलग अलग नामों से जानते थे, ध्यान रखेंगे। और हमारे देश में जो अलग अलग विदेशी शक्तियां आई उनके कारण मुद्रा व्यवस्था पर भी प्रभाव देखने को मिला। जैसे सिकंदर और यूनानी लोग भारत में आए थे तो हमारे देश में सोने के सिक्के, चित्र बने हुए सोने की मुद्राएं चलने लगी थी। जब यवन लोग आए थे तो हमारे यहाँ अलग प्रकार की मुद्रा देखने को मिली। तो धीरे धीरे करके हम देखें तो अलग अलग शासकों के समय पर मुद्रा व्यवस्था बदली है। जैसे शक जो थे, शक राजा आए थे, उन्होंने चांदी के सिक्के सबसे ज्यादा चलाए। गुप्त शासकों के समय पे सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए, लेकिन इनकी शुद्धता कम होती थी। कुषाण शासकों ने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। वहीं हम जब बात करते हैं 1770 ईस्वी के आसपास, जब अंग्रेज हमारे देश में आ जाते हैं तो कलकत्ता में पहली बार कागजी मुद्रा का प्रारंभ होता। तो इस प्रकार की चीजें भारत में समय समय पर हुई है। तो विदेशी शक्तियों ने न केवल भारत में आकर अपना साम्राज्य बनाया, बल्कि भारत की मुद्रा व्यवस्था को भी बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया था, जिसमें भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन आपको 600 ईसा पूर्व के बाद से दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित। इनका आपको बताना है कि भाई बुद्ध के समकालीन कौन थे। तो ध्यान रखेंगे, अजातशत्रु और प्रसेनजित दोनों बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु का समय देखिए 492 से शुरू होते हैं और 460 तक। और प्रसेनजित जो रहा दोस्तों वो किसके समय रहा? तो बिंबिसार के समय आपको प्रसेनजित भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, और भगवान बुद्ध का काल क्या है? 563 से लेकर लगभग 483 बीसी तक। ये कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध का काल है। और ये दोनों के दोनों शासकों का जो कालखंड है वो भगवान बुद्ध के कालखंड से संबंधित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अजातशत्रु और प्रसेनजित दोनों जो शासक रहे ये कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के समकालिक शासक थे। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका पहला और तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है, लोहे का प्रयोग बड़े लेवल पर आ जाता है, तो कई बड़े बड़े राज्य, महाजनपदों का, गणतंत्रों का उदय होता है। 16 महाजनपद और 10 गणतंत्र अस्तित्व में आते हैं। इनका कारण था कि उत्तर, कहीं ना कहीं बोल सकते उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग, मैंने पहले ही बताया कि व्यापक पैमाने पर लोहे के प्रयोग के बाद हल बन गया। कहीं ना कहीं लकड़ी के हल की तुलना में या तांबे के हल की तुलना में लोहे के हल से खेती में क्रांतिकारी बदलाव आए, उत्पादन बढ़ा, तो आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तो फिर सेना और बाकी सब चीजों को गठन करना आसान हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे लोहे के हथियार भी बनाए जाने लगे, जिनके आधार पर युद्धों में विजय प्राप्त किया जाने लगा और साम्राज्य का एक दौर जो है वो प्रारंभ हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है,
मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को पांडु रोग हो गया था, इसलिए उनके लिए उन्होंने भेजा था। अगला प्रश्न, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? दोस्तों तो याद रखेंगे कि बनाने वाला शिशुनाग था, जिसने कहीं ना कहीं अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। ठीक है, और शिशुनाग के बारे में क्या कहते हैं? शिशुनाग के बारे में कहते हैं कि शिशुनाग जो था वो वैशाली के लिच्छवी राजा का पुत्र था, और जो लिच्छवी राजा था उनकी एक पत्नी थी जो वैश्या थी, तो उस वैश्या पत्नी का पुत्र था कौन? शिशुनाग। और इसने कहीं ना कहीं यहां पर एक साम्राज्य स्थापित किया था। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय करके राज्य में मिला लिया था? तो बिंबिसार ने अंग को हराया, उसको मगध साम्राज्य में मिला लिया और अजातशत्रु को प्रारंभ में यहां पर स्थापित किया था प्रमुख के तौर पर। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध में नहीं किया था? तो काशी का विलय नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था मगध में? उसका एक कारण है कि जब बिंबिसार की शादी होती है 3, तो बिंबिसार की एक पत्नी बोल सकते हैं कि महाकौशला थी, जो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी, और इस शादी के बाद काशी उन्हें दहेज में मिल गया। तो दहेज में मिला, काशी पहले से ही मगध में शामिल था, तो उसको कैसे मिलाएगा ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? दोस्तों तो याद रखेंगे ये अजातशत्रु ने पूरी तरीके से कर लिया था, लेकिन बिंबिसार के समय काशी आ चुका था। मगध साम्राज्य के बारे में कौन कथन सही नहीं है? तो याद रखेंगे कि पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृहदत्त ने की थी। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला व एकराट की उपाधि धारण की थी। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां थी। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं आपका सही उत्तर आएगा, भाई बाकी सभी सही प्रतीत होते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो नंद वंश का घनानंद शासन कर रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी कि शक्तिशाली नगर राज्य था? याद रखिएगा कि प्रश्न को थोड़ा सुधार लें कि कौन सा 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारत का सबसे ज्यादा शक्तिशाली नगर के तौर पर स्थापित राज्य था? तो मगध था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माने गए एग्जाम्पल्स हैं? तो खरोष्टी लिपि ईरानी आक्रमण के बाद आई थी। उत्कीर्ण अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला ईरानी आक्रमण के बाद आई थी। ईरानियों की छत्रप प्रणाली ईरानी आक्रमण के बाद आई थी। 20वां छत्रप बना था भारतीय क्षेत्र इनका। घंटा आकार के गुंबज बनाने की कला ईरानी आक्रमण से आई थी, और स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति भी ईरानी आक्रमण से आई थी। तो 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? दोस्तों याद रखेंगे कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिसमें से भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ था सिकंदर के आक्रमण के बाद से। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। बिल्कुल सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। यह भी सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। बिल्कुल गलत है। सिकंदर ने भारत को विजित नहीं कर पाया था, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? दोस्तों मगध में राजतंत्र था, ना कि गणतंत्र था। बाकी तीनों जगहों पर आपको गणतंत्र दिखाई पड़ते हैं। भगवान बुद्ध के समय 10 गणतंत्र मौजूद थे, जिनमें ये तीनों के तीनों गणतंत्र थे, जहां पर बुद्ध की मौजूदगी भी आप लोगों को मिलती है। परंतु मगध एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित शासन क्षेत्र था। निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो याद रखिएगा कि मगध में पहला प्राचीन साम्राज्य स्थापित सफलतापूर्वक किसी ने किया था, तो वो बिंबिसार था, और बिंबिसार ने अपने साम्राज्य में एक स्थायी सेना का निर्माण भी किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा गया है? तो याद रखेंगे महापद्मनंद को अग्रसेन या उग्रसेन कहा गया है, भयानक सेना का स्वामी। और ये जो उग्रसेन महापद्मनंद रहा दोस्तों, इसने सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों को नष्ट करने वाला और एकराट जैसी उपाधियां भी धारण की थी। अगला प्रश्न है, डेरियस दायरबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रप या प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो याद रखेंगे उसे राजस्व प्राप्त होता था लगभग 360 टैलेंट के आसपास। जो टैलेंट है ना दोस्तों, ये मुद्रा तथा भार का मापन करने वाला
प्राचीन एक माप था। तो अगर आपको भार का मापन करना होता था या मुद्रा का मापन करना होता था तो उसका मापक जो था वो टैलेंट नाम से वहां जाना जाता था। और इस समय यहां पर जब इसने 20वां छतरा बनाया था इस क्षेत्र को, तो इससे सोने के तौर पर, सोना चांदी जो होता है, सोना गोल्ड के तौर पर इसको राजस्व प्राप्त होता था। कितना? 360 टैलेंट के आसपास था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ निरियाकस भी आया था जो इसका जल सेनापति था, एनासिक्रिटिस भी आया था और एरिस्टोलस भी आया था, लेकिन हेरोडोटस नहीं आया था। हेरोडोटस दोस्तों 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक व्यक्ति था और इसने इतिहास को लेकर हिस्टोरिका नामक किताब लिखी थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहते थे? श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहते थे और श्रेणियों का अर्थ होता था व्यापारियों का समूह। व्यापारी जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर व्यापार करते थे, तो इनका जो समूह होता था उसको आप श्रेणी कहते थे और अलग अलग प्रकार की श्रेणियां मौजूद थी उस समय। ठीक है, गृहपति का अर्थ है दोस्तों धनी किसान को गृहपति भूस्वामी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपको अधिकारी दिए गए हैं, सूची 2 में उनके काम दिए गए। ठीक है, तो यहां देखिए, अष्टकुलक किसको कहते थे? परामर्शदात्री संस्था को। महामात्र किसको कहते थे? उच्च कोटि के अधिकारी को, जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको महामात्र कहा जाता था। बलि साधक किसको कहते थे? किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को बलि साधक कहते थे, क्योंकि बलि, जो बलि शब्द है दोस्तों, ये कर के संदर्भ में प्रयोग किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, बलि कर के संदर्भ में प्रयोग किया गया शब्द है। शौल्की किसको कहते थे? शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क वसूलने वाले, चुंगी कर वसूलने वाले अधिकारी को शौल्की कहा जाता था। तो इस प्रकार से ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसे पुत्र द्वारा मारा गया? ठीक है, तो याद रखिए, अजातशत्रु जो रहा, इसने कुछ लोगों के कहने में आकर अपने पिता बिंबिसार को मार दिया और मारने के बाद 492 ईसा पूर्व में शासक बन गया था। और कहीं ना कहीं इसके इसी कारण से जब इसका पुत्र उदयन बड़ा हुआ तो उसने भी अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया था। इसलिए हम कहा गए कि इस कारण से वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया। कौन मारा गया था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु को किसने मारा? उदयन ने मारा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी कुल के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र जो है वो स्थापित किया गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में महाजनपद दिए गए हैं, सूची 2 में उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो कुरु जो है दोस्तों, इसकी राजधानी थी अधिच्छत्र। पांचाल की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कौशल की राजधानी क्या थी? साकेत। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशांबी। ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? दोस्तों याद रखेंगे, अंगुत्तर निकाय जो है वो एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जो हमें 16 महाजनपदों की जानकारी देता है। इसके अलावा भगवती सूत्र और महावस्तु से भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, पूरी सूची मिलती है, ध्यान रखेंगे। और अंगुत्तर निकाय क्या है? तो याद रखेंगे कि जो 3 पिटक बौद्ध धर्म में देखने को मिलते हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों पिटक में जो सुप्त पिटक है उसमें जो 5 निकाय हैं उनमें से एक निकाय है अंगुत्तर निकाय। और इसमें कहीं ना कहीं आपको बौद्ध और उनके शिष्य जो रहे, इनके दर्शन, इनकी जो वाणी है उनका उल्लेखित मिलता है, ध्यान रखेंगे। तो यहीं से आप लोगों को 16 महाजनपदों की जानकारी भी देखने को मिलती है। क्लियर, चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न और देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था, राजस्थान में स्थित था, ध्यान रखेंगे। पश्चिम में एक इंपॉर्टेंट जनपद के तौर पर था मत्स्य जनपद। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को पहले वितिस्ता के नाम से जाना गया था? झेलम नदी को पहले वितिस्ता के नाम से जाना गया था। ठीक है, ऋग्वेद में इसके लिए वितिस्ता नाम दिया गया है। क्लियर, चलिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के इस क्लास में महाजनपदों के उदय से संबंधित कई प्रश्नों को देखा और मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह समझ में भी आया होगा। यहां से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर, अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।